नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट और सुपर टेट की। अदर तैयारियाँ भी कराई जाती हैं, जैसे यूपीपी वगैरह की तैयारियाँ भी कराई जाती हैं, जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपको आज का जो टॉपिक है साइकोलॉजी का, जो सीरीज हमारी चल रही है साइकोलॉजी की, बच्चों में सोचना एवं सीखना, आज इस पे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, बच्चों में सोचना एवं सीखना। चिंतन करने के बाद क्या होता है, सभी सीखते हैं, इसी तरह बच्चे भी सीखते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? कि एक बच्चा है जो पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है, कोई भी कंडीशन उसके सामने आई है, उसी के बेस पे वो जो नई कंडीशन क्रिएट हुई है उसमें क्या करता है, वो एक्टिविटी करता है उसी के बेस पे। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया या अभिवृत्ति का नियम, या फिर सीखने की तत्परता का नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सीखने का सादृश्यता नियम जो होता है, जब पास्ट में की गई कोई भी प्रक्रिया या एक्टिविटी प्रेजेंट में एक नई कंडीशन में या नई स्थिति में जब हम उस पे ही आधारित कोई एक्टिविटी करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सादृश्यता नियम, सीखने का। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना क्या हो सकता है? समृद्ध हो सकता है यदि क्या, कि यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सीखना समृद्ध तभी होगा जब शिक्षक क्या करेगा, कोई टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना है बच्चों को, तो विभिन्न एक ही ऑप्शन, एक ही एग्जाम्पल दे करके नहीं, कई सारे एग्जाम्पल दे करके विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें तो सीखना समृद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? अब पूछा गया इसमें नहीं मानना चाहिए, तो किसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि हम जिंदगी भर सीखते हैं, कहा गया है। हर चीज में हमको क्या होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने का स्थान नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार में सीखता है, अपने माता पिता, गुरुजनों से, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से सीखता है। विद्यालय जाता है तो क्या है कि वो अपने गुरुजनों से, अपने सहपाठियों से सीखता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको जो जो स्थितियां मिलती जाती हैं उससे क्या है, वो सीखता रहता है। तो केवल एकमात्र शैक्षिक संस्थान ही नहीं है जहां अधिगम यानी सीखना प्राप्त होता है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? फिर से आ गया, नहीं माना जा सकता है। तो किसको सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। नहीं, कि सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही घटित हो, ऐसा नहीं है। जैसे बी ऑप्शन क्या है कि व्यवहार का अध्ययन क्या होता है सीखना? हमारे घर परिवार में, समाज में, आसपास के लोगों से क्या होता है, जो लोग जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे क्या है वैसी चीजें सीख जाते हैं। अगला क्या है कि अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ठीक है, अनधिगम भी क्या है, सीखने का एक हिस्सा होता है। डी क्या कहता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, सीखा जाता है, सीखने के लक्षण ही हैं। लेकिन ए क्या कहता है कि सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही घटित होगी, ऐसे नहीं। हालांकि हम लोग अलग अलग कंडीशन से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के पहले चीज़ें क्या होती है, क्लास में टीचर पढ़ाता है तो हम पढ़ना सीखते हैं, उदाहरण प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराता है तो क्वेश्चन आंसर सीखे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है, सीखना ना केवल जब, ऐसा तो है नहीं कि जब पूरा साल बीत जाता है या फिर क्या है कि टॉपिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर हो गए, जब उसका रिजल्ट आएगा तभी आप सीखोगे, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि कोई भी फॉर्म आता है, आपने
फॉर्म डाला, एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तभी आप सीखेंगे नहीं। जो आप ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी करने में भी तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कहा जाता है इफ़ यू कैन अर्न और यू कैन लर्न, बट आप अपना कर्म जरूर करो। कर्म करोगे या तो अर्न ही कर लोगे, या तो आपको रिजल्ट में आप पॉजिटिव ही मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो गलत है यहाँ पे, कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही, रिजल्ट मिलने पे ही जो है सीखना या हम सीख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है चौथे का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया, सब कुछ है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो हर चीज़ में क्या लगता है, माइंड का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ही अगर कोई शारीरिक प्रक्रिया भी करते तो सबसे पहले क्या है, माइंड, जो हमारे इंद्रियां होती हैं वो काम करती हैं, माइंड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हमें क्या देता है, ऑर्डर देता है, या फिर वो हमें बताता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है। तो सीखना रूप से एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण? इसलिए है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही है आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसने कहा है? ठीक है, ये कहा है जीन पियाजे जी ने, कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? ए रुचि के आधार पर सोचना, बी अनुभव के आधार पर सोचना, सी तर्क के आधार पर, या फिर डी अनुकरण के आधार पर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कि अनुभव के आधार पर जो सोचना होता है वही सबसे ज़्यादा उच्च माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? कौन सा आवश्यक तत्व है? अगर कोई बच्चा तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास को बढ़ाता है तो उसमें आवश्यक तत्व कौन सा होता है, कि बालक के समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं। अगर बालक के समक्ष अनेक कई सारी कंडीशंस धीरे धीरे रख दी जाएं तो उसमें बालक में क्या होगा, कि तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता का विकास हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि, ऐसा क्या किया जाए कि अधिगम यानी सीखने की गति तेज कर दी जाए? कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, होता क्या है कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके क्वेश्चंस करा दिए, फिर 4-5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन करा के टेस्ट ले लिया, हमें सारे बच्चों की एबिलिटी पता चल गई। जो बच्चा कम अगर वो नंबर नहीं ला पा रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, फिर अगली यूनिट कराई, फिर उसका टेस्ट ले लिया। ठीक, मंथली भी टेस्ट 15-15 दिन पे टेस्ट लेते रहे, फिर एग्ज़ाम लेते रहे मंथ वाइज। तो इसमें क्या होता है कि आवधिक परीक्षाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे। इससे क्या, वो बच्चे याद करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और सारी चीज़ें उनकी तैयार भी रहती हैं, अधिगम की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है, क्या है? अभ्यास, तत्परता, अंतःदृष्टि। तो सीखने के लिए आवश्यक तत्व जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है अंतः, अभ्यास भी होता है, तत्परता भी होता है, अंतः दृष्टि भी होती है। क्योंकि अभ्यास जितना ज़्यादा रिपीटेशन किसी चीज़ का होगा बच्चे उतनी जल्दी क्या है, सीखेंगे। लेकिन सब तत्परता भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। आवश्यक तत्व पूछे गए हैं कि बच्चे में सीखने के लिए आवश्यक तत्व, इन तीनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? तो इन तीनों में से अंतःदृष्टि जो होती है, अंतर्दृष्टि, वो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केवल सी ऑप्शन सही है यहाँ पे 11 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीखना कोई डैश और सीधी डैश होती है बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। तो क्या है, कि सीखना कोई आसान प्रक्रिया और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। 12 में ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डैश की चलती रहती है। तो स्कूल के भीतर और बाहर क्या चलती रहती है? विकास की प्रक्रिया,
चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कहा गया है। तो ए, सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। बी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। सी, सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। ये कथन क्या है, सत्य है कि सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। और डी कहता है सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन कौन सा है कि सी वाला ऑप्शन 14 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है कहा गया है। तो कौन नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर अगर पुनरावृत्ति है, रटने के आधार पे है, तो वो क्या है, सार्थक अधिगम नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही था। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, समायोजन के नाम से जाना जाता है। अगर प्रचलित योजना में है, कोई भी योजना प्रचलित है, उसमें नई जानकारी ऐड कर देंगे तो समायोजन कहलाएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का उदाहरण क्या होती है, चाक्षुष प्रक्रिया जो होती है वो सीखने की शैली का एक उदाहरण एग्जाम्पल होती है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, क्या निगमनात्मक तर्कणा में शामिल होता है। ठीक है, तो निगमन, आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियां आपने पढ़ी होंगी, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जब तर्कणा या तर्क होता है तो निगमनात्मक तर्कणा में शामिल होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन ए सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो सहपाठियों से जो प्रतियोगिता होती, कंपटीशन होता है सहपाठियों से बराबर में, वही अधिगम को सकारात्मक प्रकार से क्या करता है, प्रभावित करता है कारक। ठीक, तो 19 में बी वाला सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, क्या कारण है। कारण होता है बच्चों में कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, ये कोई सहायता का कारण है, ये निस्सहायता का कारण है। ए क्या कह रहा है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। सी, अपने की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। लेकिन निस्सहायता का कारण क्या होता है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता क्या होती है कि कक्षा गतिविधियों के प्रति अगर कठोर निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है या करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श देंगे, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। बी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। अब देखिए, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है। घर पर उनको परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दें। हम किसी पे बल नहीं दे सकते, होता क्या है, क्या करेंगे कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अध्यापक यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते जाएंगे। यदि विद्यार्थी क्या निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, टीचर्स से जब बात करेगा कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, टीचर्स जान पाएंगे तो उसको क्या है, सही सजेशन देंगे आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। कौन सा तत्व सहायक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना ही क्या है, अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी है वो कौन सा ऐसा विद्यार्थी होगा जो परिपक्व एकदम मैच्योर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या फिर डी क्या कह रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। अब ए और बी भी पढ़ लेते कि इस बात से विश्वास करते कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। अब ये निगेटिव में आ गया। आते हैं बी में, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ठीक है, सी कहता है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। जो मैच्योर विद्यार्थी होते हैं वो चीज़ों को क्या है कि वो सीखना चाहते हैं इसलिए।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जब कक्षा कक्ष में उपयोगी या विस्मरण चीज़ें होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। जब कक्षा कक्ष में उपयोगी चीज़ें होती हैं तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। अगर वो टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर फैशन शो देख करके मॉडल्स का अनुकरण कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, प्राथमिक अनुकरण। इसको क्या कहेंगे, अगर वो देख करके अनुकरण कर रहा है कि कोई भी मॉडल है तो ये इसे हम कहते हैं कौन सा अनुकरण, प्राथमिक अनुकरण कहते हैं। गौड़ अनुकरण नहीं, सामाजिक अधिगम नहीं, सामान्यीकरण नहीं, तो कौन सा प्राथमिक अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, डैश यानी किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक है विशिष्टताओं पर बल देना। जितनी भी बालकों में विशिष्टताएं, अगर कोई मंदबुद्धि का है, अगर बहुत तेज कोई बच्चा पढ़ रहा है, या फिर किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, तो क्या करें कि विशिष्टताओं को पहले जानें, उस पर बल दें, उसी के हिसाब से क्या कराएं कि जो है परीक्षा, क्या कहा गया कि जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, तो विशिष्टताओं पर क्या करें, बल देंगे तो परीक्षा में चिंता क्या होगी, नहीं होगी बच्चे को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जो है निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। ठीक है, शिक्षार्थी अगर सफल है तो उसकी परस्पर तुलना करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता जो है ऑप्शन नंबर सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ये जो है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें वर्तमान उनके आसपास क्या चल रहा है, वो संज्ञानात्मक स्तर जब ऐड हो जाता है तो ये सीखने की तत्परता कहलाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 और आखिरी क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, ये अगर पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी शिक्षार्थियों को क्या सीखना है कैसे सीखना है, तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण जो है वो होना ही चाहिए। तो उपयुक्त कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 29 नंबर के क्वेश्चन में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।